आज देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद इतिहास का चौथा नंबर चैप्टर, ठीक है। तीसरा चैप्टर बाद में हाँ पढ़ेंगे। ठीक है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रवाद चेतना का उदय है, ठीक है। वो तो पहले यूरोप वाले में पढ़ाई दिए थे कि राष्ट्रवाद होता क्या है, इसका मतलब बता दिए थे अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय चेतना का मतलब अपने देश के लिए चेतना का उदय होता है, मतलब जागृति आता है मन में, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। मतलब पूरा जो है ऐसा मतलब फीलिंग आता है कि जैसे लगेगा कि पूरा देश जो है ना एक है, सब एक हैं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। इस तरीके की भावना को ही राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, मतलब शुरुआती 19वीं शताब्दी तक भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, ठीक है। बताए थे कि लगभग 5 से 600 राज्यों के बीच में लगभग विभक्त था शुरुआती में। तो ये 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर का बात है, 1850 के पहले की बात, ठीक है। उस टाइम जो है ये बहुत सारा मतलब बांटा हुआ था, यहाँ तक कि उसके बाद भी बहुत दिन तक बटा ही रहा। आज़ादी के टाइम पे जो है इसको मिला के एक किया गया, ठीक। तो हाँ उस समय क्या हुआ, उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। ऐसा कोई रूल नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसके थ्रू जो है पूरे देश को एक साथ लाया जा सके, ठीक। तो समान न्याय व्यवस्था का अभाव था, एक तरह का न्याय व्यवस्था नहीं था, जस्टिस सिस्टम एक जैसा नहीं था। राष्ट्रीय एकता में कमी का अर्थ है अनुभूति का अभाव, जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़े। क्योंकि लोगों में क्या थी, एकता की कमी थी, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक राजा, एक छोटे से जगह का राजा दूसरे राजा से लड़ते रहता था, हर कोई जो है मिलजुल के काम नहीं करता था, एक दूसरे से हमेशा लड़ाई होता था, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1850 ईस्वी के बाद लास्ट वाले टाइम पे 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में ऐसे तत्व उभरे जिससे ये कमी दूर होने शुरू हो गया, ठीक है। तो भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने की तरफ बढ़ने लगा। अभी जो है पूरा मतलब संगठित राष्ट्र बना नहीं था, लेकिन उसकी ओर जो है बढ़ने लगा। ऐसा धीरे धीरे कुछ प्रोसेस होने लगे यहाँ पर, और यही राष्ट्रवाद और इसी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम है। और इसी का जो है परिणाम क्या है, फिर स्वतंत्रता संग्राम है। स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ, पूरे देश के लिए हुआ। तो पूरे देश की भावना तो पहले आनी चाहिए ना, तो वो कहाँ से आया, 18वीं शताब्दी के जो है अंतिम वाले भाग से आना शुरू हो गया, ठीक है, 19वीं शताब्दी के लास्ट से, ठीक। तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का मुख्य उदय रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था था, उसके वजह से ये जो राष्ट्रीय भावना का उदय होना शुरू हो गया। ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन किए, जो मतलब बहुत तरह के परिवर्तन किए, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, इस तरह जो परिवर्तन हुआ समाज में, तो उसके वजह से क्या है, राष्ट्रीय भावना का जो है विकास होना शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के सभी वर्गों का शोषण हुआ, और जी परिवर्तन के वजह से क्या हुआ, सभी जनता का जो है शोषण होने लगा, सभी वर्गों का, जिससे जनता के बीच असंतोष की भावना ने एक व्यापक रूप लिया। आवाज आ रहा है ना सही से? हाँ और फिर इसके वजह से क्या हुआ, अब इस परिवर्तन के वजह से सभी वर्गों का शोषण हुआ, और उसके वजह से असंतोष की भावना बढ़ना शुरू हो गया। और जब भी असंतोष की भावना कहीं पर भी आएगा, तो वहाँ क्या होगा, आंदोलन होगा, मूवमेंट होगा, रिवोल्ट होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डाक और तार व्यवस्था, रेल, छापखाने, समृद्ध प्रशासनिक व्यवस्था आदि का विकास किया। और साथ ही साथ वो क्या है कि अपनी सुविधा के लिए डाक, जिसको पोस्ट ऑफिस बोलते हो ना, डाक सिस्टम, तार व्यवस्था, उस टाइम जो है ये फोन सिस्टम नहीं होता था, उस टाइम तार बोला जाता था, जैसे अभी चिट्ठी भेजा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से पत्र भेजने के जैसा ये भी था। रेल हो गया, फिर छाप खाने, यानी कि मतलब पेपर वगैरह छपने शुरू हो गए। समरूप प्रशासनिक व्यवस्था आदि का विकास किया। यदि इसका विकास का जो है इसका विकास का उद्देश्य क्या था, सुचारू मतलब सही तरीके से प्रशासन चलाने के लिए था, ना कि इसमें जो है वो भारत को मतलब बहुत अच्छा के लिए करना चाहता था ऐसा, ठीक है। और इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना के उदय में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब ये सब चीज हो रहा था, इसके वजह से राष्ट्रीय जो है भावना बढ़ने लगा। उसके बाद है राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे भारत में, तो उसके क्या क्या कारण थे, उसको हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है बहुत अनेक कारण थे इसके, जिसमें कि मतलब बहुत अलग अलग कारणों के मिलने की वजह से हुआ था, जिसको कि मतलब बांटा जा सकता है, जिसमें कि हमारा सबसे पहले राजनीतिक हो जाएगा, आर्थिक कारण हो जाएगा, सामाजिक कारण हो जाएगा। इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके के कारण है राष्ट्रवाद उदय होने के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण क्या था भारत में राष्ट्रवाद के उदय का। राजनीतिक कारण हो गया मतलब
पूरे समाज को चलाने के लिए एक सिस्टम, सरकार जो है या राजा जो भी था, तो उसको मतलब वो किस तरीके के अपने सिस्टम में परिवर्तन कर रहा था। ठीक है, तो भारत में क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना जागृति करने में विभिन्न कारणों का योगदान था, परंतु किसी न किसी रूप से ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित था। प्रशासन का मतलब होता है एक पूरे सारे मतलब जगह को, पूरे एरिया को जो है एक सुचारू रूप से जो चलाने का जो एक नियम होता है, जैसे मान के चलो डीएम हो गया या फिर तुम्हारा और भी ब्लॉक बीडीओ हो गया, ये सब क्या है, प्रशासनिक ऑफिसर होते हैं। इन लोगों का काम क्या होता है, पूरे मतलब एक सुचारू रूप से इसमें मतलब यहाँ पूरा सिस्टम एक काम कर सके। ठीक है, राजनीतिक जो ऊपर वाला, तो मोदी जी तो डायरेक्ट आके यहाँ तो काम करेंगे नहीं, वो जो है वो ये सब क्या करते हैं, पूरे एक अपने लेवल पे ये लोग काम करते हैं सही तरीके से देश को चलाने के लिए। ठीक, अब ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिश एक जो है साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। वो साम्राज्यवादी नीति चाहते थे। साम्राज्यवादी नीति का मतलब हुआ वो जो है ना पूरे मतलब साम्राज्य बना के अपना पूरा एक अपने अंडर में पूरे देश को रखना चाहता था। ठीक है, और सन 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए। देखो अंग्रेज भारत कब आए थे, 1600 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे जो है वो आए थे कंपनी के रूप में, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे, ट्रेड करने, व्यापार करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो है यहाँ के जगह को जीतने लगा, फिर जो है वो टैक्स वसूलने का अधिकार और कानून बनाने का अधिकार धीरे धीरे उसमें आने लगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, और फिर 1857 ईस्वी में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है। ठीक है, 1857 की क्रांति होती है, और जिसके बाद जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, तो ब्रिटेन क्या करता है, यानी कि अंग्रेज क्या करते हैं कि कंपनी का शासन हटाकर जो है खुद ब्रिटेन का जो है महारानी का शासन, यानी कि वहाँ के जो सम्राट या मतलब महारानी होती है, उसका जो है शासन का घोषणा किया कब, 1858 ईस्वी में। और साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। और जैसे ही ये ऐसा किया गया, तो ये सब क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। ठीक ना, क्लियर है, आवाज आ रहा है सही से? हाँ। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, और जैसे ही मतलब देखो इसमें क्या हुआ, जब 1858 में महारानी विक्टोरिया के मतलब शासन में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया पूरा देश, तो फिर कुछ कुछ जो है लगने लगा कि एक देश है, पूरा एक सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद भारत में राष्ट्रीयता की लहर आई, और जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे राष्ट्रीयता की लहर यानी राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों में बढ़ने लगा, और जिसको कि दबाने के लिए सरकार जो अलग अलग तरीके का प्रयास करने लगा, जिसमें कि तुम्हारा हो जाएगा 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय, उस समय जो 1878 ईस्वी में वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड लीटन। ठीक, लॉर्ड लीटन ने क्या किया, वर्नाकुलर एक्ट पारित कर दिया। ठीक है, मतलब वर्नाकुलर एक्ट एक जारी किया, जिस पर क्या होता था कि प्रेस पर जो है प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। मतलब ये जो न्यूज वगैरह जो छापने का होता था, न्यूज़पेपर वगैरह छापने का ना, इस पे जो है वो मतलब जो है प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। ठीक, और न्यूज पेपर जो होता है, मीडिया जो होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। वही जो है सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करता है। ठीक ना, और उसको जो है वर्नाक्यूलर एक्ट के द्वारा जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। और 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया। आर्म्स मतलब होता है हथियार। ठीक ना, बीच में जवाब देते रहे ना तो हमको लगेगा कि आवाज ही नहीं जा रहा। हेलो, हाँ। इतना लेट मत करो, नहीं तो इतना देर में हम रिकॉर्ड बंद कर चुके रहेंगे। चलो, 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, मतलब हथियार रखना जो है गैर कानूनी कर दिया कि हथियार नहीं रख सकते। और फिर 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित हुआ। इल्बर्ट बिल में क्या होता है कि इस बिल का उद्देश्य था भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई जो है सामान्य न्यायालय में करना था। मतलब इसमें क्या था, इल्बर्ट बिल का मतलब था कि भारत और यूरोप के जो भी लोग थे सबको एक तरह के न्याय से न्याय करना, न्यायालय इसमें न्याय मिलने वाला था। और उस समय जो है उसके पहले ऐसा नहीं था। उसके पहले था अंग्रेजों को या यूरोपियों को एक विशेषाधिकार प्राप्त था कि यूरोप के जो निवासी हैं उसका जो भी मुकदमा या केस सुना जाएगा वो क्या होगा, वो सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते हैं।
जो है भारतीय जज नहीं सुन सकते उसको। और इल्बर्ट बिल के आने की वजह से क्या हुआ, ये जो है विशेष अधिकार जो है समाप्त हो गया यूरोपियनों का। और जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, यूरोपीय जनता ने इसका विरोध कर दिया। यूरोपियों ने कहा नहीं, हमको तो पुराना वाला सिस्टम चाहिए, क्योंकि देखो इसमें क्या है, अब भारत के लोगों को जब जब यूरोपीय लोगों को जब यूरोप के ही लोग जब फैसला सुनाएंगे तो वो कुछ उसको जो है प्रिविलेजेस मिलेगा, कुछ उसको विशेष अधिकार प्राप्त होने लगता है, ठीक है। और और इस इल्बर्ट बिल के थ्रू जो है ऐसा होने का प्रयास किया गया, तो इन लोगों ने जो है विरोध किया, ठीक। और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा और फिर ये बिल जो है खत्म हो गया, ये बिल जो है पारित नहीं हुआ आगे। और इसी तरह सन 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, उस समय के जो वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। देखो इसमें क्या हुआ, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट में कि वहाँ के जो मतलब चुनाव के द्वारा जो चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या थी उसको कम कर दिया गया, और बिना चुने जाने वाले सदस्यों यानी कि नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा कि देखो चुनाव करके भेजेगा तो जनता अपने मर्जी से चुनाव करेगी, जिसका भी करेगी, उसकी संख्या कम कर दिया तो कहीं ना कहीं जो ये लोकतंत्र वाली सिस्टम जो है उसको उसके ये खिलाफ जाने लगा, ठीक ना। और फिर गैर निर्वाचित सदस्यों को कौन भेजता, वो तो भेजता वो वायसराय। तो वायसराय क्या होता है कि यूरोपीय लोगों को उसमें ज्यादा भेजने लगेगा, इसीलिए फिर क्या होता है, इसके वजह से भी वहाँ देखने को मिलेगा कि लोगों में जो है राष्ट्रीयता की भावना आने लगती है। और फिर 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया, और जो है और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर कर दिया। और फिर 1905 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन किया गया, ठीक है। हेलो हेलो, हेलो। माइक बंद मत करो भाई, माइक ओपन रहने दो ना, क्या दिक्कत, ठीक है। 1905 ईस्वी में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन किया गया, ठीक है। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ, मतलब वहां पर जो रहने वाले धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के लोग, उसके आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया। एक तरफ जो है जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी था, मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, उसको अलग कर दिया गया, और जहाँ पर हिंदुओं की जो है ज्यादा संख्या थी उसको अलग कर दिया गया। और 1905 की बात है तो ये बात ध्यान रखना कि उस समय जो है बिहार और उड़ीसा जो है वो भी बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। बिहार हाँ। भी जो है बंगाल के अंदर ही आता था 1905 ईस्वी में, और असम भी जो है वो भी बंगाल के अंदर ही आता था। तो बंगाल उस समय बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि जो अभी बांग्लादेश है उसका भी बहुत सारा पार्ट जो है वो बंगाल में ही था, ठीक है। तो उसको क्या किया गया कि बंगाल में दो मतलब पार्ट में बांटने का प्रयास किया सांप्रदायिकता के आधार पर, लेकिन तर्क क्या दिया गया, तर्क दिया गया कि वहां पर जो है प्रशासनिक सुविधा होगी, मतलब लोगों को जो है सही सुविधाएं मिल पाएंगी अगर डिवाइड कर देंगे तो। लेकिन इससे क्या हुआ, भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना आगे मतलब बढ़ने लगा। मतलब देखो बंगाल के विभाजन आप मान के चलो, अभी अगर बोला जाए कि नहीं वो जो तुम्हारा गांव है उसको जो है दो पार्ट में बांट दिया जाएगा तो दिक्कत होगा ना, अब अलग अलग कानून फॉलो करना होगा, अलग अलग वार्ड होगा, अलग अलग मुखिया पंचायत होगा, तो अलग अलग कानून फॉलो करना होगा, तो इसमें जो है आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कत होता है। और यही किया गया 1905 में बंगाल में, बंगाल का विभाजन दो अलग अलग पार्ट में करने का प्रयास किया। तो जिसके वजह से क्या हुआ, देखो उस समय बंगाल का विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य था कि वहां पर जो है बहुत ऐसे सबसे ज्यादा मतलब राष्ट्रवादी नेता जो थे वो बंगाल में ही उस समय हुआ करते थे, तो अलग करके जो है उसको मतलब तोड़ने का प्रयास किया गया, दो पार्ट में बांट के जो है उसमें उसकी एकता को भंग करने का प्रयास किया गया, ठीक है। और इससे भारतीयों में जो है हाँ। काफी रोष पैदा हुआ, उसको गुस्सा आया, ठीक है। और राष्ट्रवादी भावना जो है आगे बढ़ने लगा, और आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। और फिर 1911 ईस्वी में क्या हुआ कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया और फिर पूरे बंगाल को एक कर दिया गया, ठीक है। और 1907 हाँ। ईस्वी का देशद्रोही सभा अधिनियम आया, जिसमें कि सभाओं पर रोक लगाने के लिए 1910 में मतलब देखो 1907 में क्या आया कि देशद्रोही सभा अधिनियम आया, सभा कानून आया, ठीक। इस पे क्या होता है कि हाँ। लोगों को मतलब सभा करने का जो है रोक मतलब अधिकार नहीं दिया गया, एक जगह सब लोग मिलके बहुत ज्यादा कुछ विषय पर बात नहीं कर सकते।
इस तरह के। और फिर 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट, जिसमें मतलब इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने का पारित किया गया। ठीक है, मतलब जैसे जीत कोई क्या होते ऐसा लेख हो, मतलब लोगों में जो है जैसे ऐसा कोई लेख हो जो मतलब ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे उसको गुस्सा आए, या मतलब कोई बहुत तेजी से कोई भावना फैलने लगे। ठीक है, एग्रेसिव जिसको हाँ बोलते हैं। जैसे राष्ट्रवाद के बारे में लोग उस समय जो बहुत ज्यादा छापते थे पेपर में, तो उससे क्या है कि जो है वो लोगों में मतलब वो लोग अंग्रेजों से जो आंदोलन में और ज्यादा लोग मिलने लगे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, इसीलिए वो इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया 1910 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर है। और इसके हाँ बाद लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी, जो कि वहाँ का है उस समय जो है तुम्हारा वायसराय था, ये मान के इंग्लैंड का, ये भारत में। ठीक है, इस संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में क्या हुआ, रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत की गई। ये 1848 से 55 के अराउंड का टाइम है, जो उस समय डलहौजी था। ठीक, तो डलहौजी ने क्या किया, भारत में रेलवे का विकास किया, टेलीग्राफ लाइन और परिवहन मतलब रोड व्यवस्था की शुरुआत करना शुरू किया। इसके इन सबके संपूर्ण पर भारत के क्षेत्रों में भी बीच की दूरियां घटने लगी। अब जैसे ही देखो रेलवे वगैरह का जब विस्तार होने लगा तो लोगों को आने जाने में सुविधा होने लगी। टेलीग्राफ लाइंस के वजह से लोगों में बातचीत और जो है एक दूसरे जगह पे सूचना पहुंचाने में आसानी होने लगी। तो इससे क्या हुआ, लोगों में जो है दूरियां घटने लगी, मतलब अब वो लोग एक दूसरे के मान के चलो नजदीक आ गए। ठीक है। हाँ हाँ और फिर इसमें स्थानीय समाप्ति मतलब स्थानीयता समाप्त हुई, और जो है रीजनलिज्म, यानी कि जैसे मतलब देखो पहले इस तरह का सिस्टम नहीं था, तो बिहार से जो है साउथ इंडिया जाने में या कितना परेशानी हो सकता था, तो वहां तक इंफॉर्मेशन कोई नहीं पहुंच पाता था। और जब रेलवे आया तो रेलवे टेलीग्राफ आने की वजह से ये सब कुछ चीजें कुछ आसान होने लगी। और फिर एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ा, और एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा, और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। ठीक है। हाँ उसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में बहुत भूमिका निभाई। अंग्रेजी शिक्षा नीति का मतलब है वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन मतलब पश्चिमी शिक्षा पर जोर देना शुरू किए, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने लगे। और फिर जो है लोग हिंदू धर्म को क्रिश्चियन बनाने लगे, वो लोग अपने तरीके से अपना धर्म फॉलो करवाने लगे। और वहाँ के जैसे जो है यहाँ के लोगों को मानने को करने लगे, आगे बढ़ाने लगा। ठीक है। और इससे क्या हुआ, प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था उससे कनेक्टिविटी इन लोगों का हुआ। पढ़ाई, चूंकि देखो आप अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ाओगे उसको, तो वो तो यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था वो भी उसको पढ़ाना पड़ेगा। बिस्मार्क के बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में, मेजनी के बारे में। इससे क्या होगा, यहाँ के लोगों में जागृति आएगी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के बारे में, अमेरिकी क्रांति की जानकारी मिली पढ़ाई अंग्रेजी शिक्षा नीति के वजह से। और लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचारों से प्रभावित हुए। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और रूसो जो बहुत पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, इन लोगों का जो है विचार आया यहाँ के लोगों में, तो वे अपने उत्तरदायित्व एवं नवीन कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे। क्योंकि देखो फ्रांस की क्रांति हो गई, अमेरिकी क्रांति होगी, सब जो है अधिकार के लिए हुआ था। ठीक है, तो इसके वजह से भी यहाँ के लोगों में भी जागृति आनी शुरू हो गई। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था राजनीतिक कारण। अब आते हैं हम लोग आर्थिक कारण, भारत में राष्ट्रवाद उदय के आर्थिक कारण। ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफी धक्का लगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। वहां पर क्या हुआ था, पहले भी बता चुके हैं कि वहां पर जो औद्योगिक जो है क्रांति आ गया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति आने की वजह से क्या हुआ कि मशीनी स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर जो उत्पादन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब बड़े स्तर पर कोई भी मशीन से जब कोई भी चीजों का उत्पादन होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, वो कम समय में कम मतलब सस्ते में वो जो है सस्ते में उत्पादन होने लगेगा। और जब कोई इंसान जो उसको अपने हाथ से बनाएगा तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा महंगा हो जाएगा। और यहाँ के लोग पहले क्या करते थे, वो जो है अपने हाथों से सामान बनाते थे, छोटे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे। और वो लोग अब क्या किए कि मतलब मशीनी रूप से बड़े स्तर पर जब सामान को बनाना शुरू किया, और जब ज्यादा मात्रा में सामान बनेगा तो उसका कीमत जो है कम होगा, जिसके वजह से यहाँ के उद्योगों के जो छोटे छोटे उद्योग थे और कृषि थी उसके स्थिति में खराब हुआ।
और कृषि में क्या हुआ, साथ ही साथ कृषि में तुम्हारा हो जाएगा ये नील की खेती करवाने लगे, चाय कॉफी इस तरह के जो है प्लांटेशन कमर्शियल खेती जो करवाना शुरू कर दिया। तो इसके वजह से यहाँ के लोगों में भी धीरे धीरे यहाँ के कृषि में भी दिक्कत होने लगा। और नील की खेती के बारे में आगे शायद दिया होगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और नहीं तो बाद में हम कभी पढ़ा देंगे उसके बारे में, ठीक है। हाँ। अंग्रेजी की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व, और वो लोग जो है बहुत ज्यादा लगान भी लेते थे, टैक्स। लगान मूवी देखा होगा तुम लोग, लगान भी लेने लगे, मतलब टैक्स लेने लगे बहुत ज्यादा, देख लेना कभी। एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थे, ठीक है। वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सिर्फ टैक्स लेने के बारे में सोचता था, और इसके लिए अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था, मतलब ये जो एक सिस्टम था टैक्स लेने का, कि मतलब एक फिक्स कर दिया गया कि जो है 10 साल के लिए अगर एक तिहाई भाग या अनाज जितना मान के चलो, अगर 1 क्विंटल अगर अनाज उपजता है, तो उसमें से 1/3 जो उसका पार्ट होगा वो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इस तरीके से एक फिक्स कर दिया गया कुछ समय के लिए। और उसके द्वारा जमींदार जो कि टैक्स वसूली का काम करते थे, जमींदार को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। यहाँ पर क्या अस्थायी बंदोबस्त सिस्टम में क्या किया उन्होंने, वो उसने ये ब्रिटिश सरकार है, मान के ये ब्रिटिश सरकार है, और यहाँ से उसने कुछ जमींदार बनाया, ठीक है। और इस जमींदार को कहा गया कि हमको जो है एक निश्चित समय में निश्चित मात्रा में हमको चाहिए टैक्स के रूप में। और ये जमींदार क्या करेगा, ये छोटे छोटे जो किसान है उससे जो है ये टैक्स वसूलेगा, ठीक है। और वो मतलब और उसके फिर अपने सुविधा के लिए जितना बचा लेगा, और सरकार से फिर वो कुछ मात्रा में उसको दे देगा, और फिर इस तरह का सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया? और जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगन वसूल करते थे। अब देखो यहाँ क्या था ना कि अंग्रेज तो बोल दिया जमींदार को कि हमको जो है मान के चलो 10 केजी जो है पर मंथ चाहिए हमको टैक्स, तो ये 10 केजी चाहिए। अब जमींदार क्या करता था, इससे अपने मन मर्जी से जितना चाहे 30 केजी 40 केजी 50 केजी जिस तरीके से मन मर्जी है वो लेता था, और इस सरकार को, ये अंग्रेज को ये 10 केजी देगा, बाकी ये अपने पास रखेगा जमींदार। तो इससे क्या हुआ, लोगों का जो है बहुत ज्यादा शोषण होने लगा, ठीक है। ठीक, जो उससे कहीं अधिक लगान वसूल करते थे, जितना कि उन्हें सरकार को देना पड़ता था। जब भी किसान जमींदार या महाजन द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे, अब क्या है कि इतना ज्यादा होगा शोषण, तो क्या है आवाज उठाएगा। और तब सरकार जो है नकदी फसलों, नील, कपास, गन्ना आदि की उगाही अपनी मनमानी कीमतों पर करती थी, ठीक है। और नील, कपास और गन्ना इस तरह की खेती वो करवाने लगे, ठीक। और इससे किसानों को जो है मेहनत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उसको जो है कोई ज्यादा फायदा नहीं होता था। अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा होने लगा नील की खेती से, ठीक है। और फिर इसके साथ क्या होता है, और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते थे। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नील को जाया जाता, नील की खेती होती थी, नील वस्तु है क्या? अरे वो जो अभी भी यूज करता है ना नील का हम लोग कपड़े में रंगने के लिए, उसी तरीके से वो रंग टाइप का ही होता था नील, उसी को बोलते हैं। और उसी टाइम जो है अंग्रेज लोग ही उसको जो है यहाँ पर उसकी खेती करवाते थे। और नील की खेती के वजह से देखो दिक्कत क्या आता था ना, कि किसी भी खेत पर अगर एक बार नील की खेती कर लिया जाए, तो वो 2-3 साल के लिए जो है उस खेत की उर्वरता जो है समाप्त हो जाती थी, और उस पर कोई भी फसल उसके बाद सही तरीके से नहीं लगता था। और साथ ही साथ नील को निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। खेती करने के बाद उसको बहुत ज्यादा मेहनत करके जैसे काम करना पड़ता था, और इसका फायदा जो है अंग्रेजों को होता था, किसानों को कोई खास फायदा नहीं दिया जाता था इससे, ठीक है। इसीलिए जो है वो जो है किसानों को, मतलब किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे, ठीक। और इसके साथ साथ वो 3 कठिया व्यवस्था का नाम सुना होगा, 3 कठिया व्यवस्था, चंपारण आंदोलन, ठीक है। 3 कठिया व्यवस्था का मतलब है कि उसके बाद क्या किया गया, अंग्रेज के द्वारा ये फिक्स क्या कर दिया गया कि 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठे में से जो है 3 कट्ठे पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। 3 कठिया व्यवस्था में ये हुआ था। फिर चंपारण में अपने बिहार के चंपारण में आंदोलन होता है, गांधी जी आते हैं वहां पर आंदोलन के लिए, उसमें वो भी इसी नील की खेती से ही रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ।
और उद्योग के क्षेत्र में भी मजदूर कामगारों को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। उद्योग के क्षेत्र में भी मजदूर और काम करने वाले लोगों को बहुत मुसीबत हो रहा था। जैसे अंग्रेजों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। निर्यात का मतलब होता है कि अपने देश में कोई सामान बना और वो दूसरे देश जाएगा तो वो निर्यात कहलाएगा, और दूसरे देश में कोई सामान बना वो अपने देश आएगा तो उसको क्या कहेंगे, आयात कहेंगे। ठीक है, हाँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है मतलब आयात और निर्यात। ठीक, क्या किया गया कि भारत में बने कपड़ों के निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़ों की भारत में बिक्री पर किसी भी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। और जो भारत में जो भी कपड़े वगैरह बनते थे उसको विदेश जाने से रोक दिया गया, और जो विदेश में जो कपड़े बन रहे थे इंग्लैंड में उसको भारत में आने दिया गया। तो यहाँ इसके वजह से क्या होगा, वहाँ के जब कपड़े मशीन से बने हुए कपड़े आएंगे तो यहाँ पर सस्ते में मिलेंगे, क्योंकि उसको यहाँ आने के लिए ना ही कर देना पड़ता है ना ही कोई प्रतिबंध है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ के जब कपड़े के जो काम करने वाले, कपड़े के मामले में जो काम करने वाले लोग हैं उसके जो है उसका काम क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, और सरकार द्वारा सन 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया, और साथ ही क्या किया गया कि सूती वस्त्रों का जो आयात होता था, आयात मतलब दूसरे देश से जो आता था उस पर जो है बिल्कुल कर नहीं लगाया गया, टैक्स नहीं लगाया गया। देखो अभी भी जब कोई देश से सामान आता है अपने देश में ना, उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि वो एक लिमिटेड रूप में आए और उसका जो है कीमत इतना हो, यहाँ के जो वो वही सेम सामान जब यहाँ बनाने वाली कंपनी है उसको भी ज्यादा नुकसान ना हो, ये ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और जब 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर से आयात हटा लिया तो वो सामान जो है यहाँ पर अंग्रेजों का और भी सस्ता हो जाएगा, और जब भी अंग्रेजों का सामान सस्ता हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ के लोगों का सामान कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, भारत में मशीनों से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी, और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा जो है कारखाना फैक्ट्री नहीं लगाया जाता था, क्यों, सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं था। यहाँ पर जो वो लोग औद्योगिकरण नहीं करना चाहते थे, अगर यहाँ पर औद्योगिकरण किया जाता तो शायद यहाँ के लोगों को कुछ काम मिल जाता। ठीक है, और ऐसी परिस्थितियों में कामगारों का बेरोजगार होना स्वाभाविक था। अब देखो क्या है, यहाँ के लोग जो कुटीर उद्योग में लगे हुए थे, अपने अपने घर में कपड़े बनाते थे, सारे काम करते थे, बहुत सारा कुटीर उद्योग, बहुत छोटे छोटे चीज अपने हाथों से बनाते थे, तो उन लोगों का जो है जीवन यापन सही से चल रहा था। अब क्या हुआ, अंग्रेज जो है यहाँ क्या करेंगे, इंग्लैंड में बनाए मशीनी कपड़े जो है वो भारत में बेचने लगेगा सस्ते दाम में, तो यहाँ के लोगों का कोई कपड़े नहीं खरीदेगा, तो वो लोगों का सामान नहीं बिकेगा, तो वो लोग बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये समझ में आया, एग्जाम्पल के लिए ये समझो कि तुम्हारे गांव में जो है बहुत सारे वो क्या बोलते हैं उसको, कुम्हार है, जो कि अपने हाथ से घड़ा और वो सब चीज बनाते हैं, मिट्टी का वो दिया हो हाँ गया, घड़ा हो गया, बहुत सारा चीज बनाते हैं वो लोग। एग्जाम्पल के लिए ये मान लो, अब क्या है, देखो पहले क्या होता था, पहले सब लोग जो है घर में दीपावली में जो है दिया खरीदते थे, दीपक खरीदते थे, साथ में फिर तुम्हारा हो गया घड़ा खरीद के उसमें पानी रखते थे, सब दिन जो है इस तरीके का सिस्टम था। और उस समय जो है ये एलईडी बल्ब, बिजली का बल्ब, ये सब नहीं था, तो क्या होता था कि वो उसका जो है वो डिबरी टाइप का एक दिया होता था, दीपक होता था, उसमें जो है तेल डाल के सब दिन जलाया जाता था घर में। तो उन लोगों का हाँ क्या है कि वो लोग वो बनाते थे और फिर पूरे गांव में, पूरे उस एरिया में बेचते थे, उन लोगों का उससे जीवन यापन चलता था। और हम लोग जो है खेती करते थे, खेती करके जो पैसे आते थे उससे उन लोगों से ये सब चीजें खरीदते थे, पैसों से या फिर अनाज से भी खरीदते थे। ठीक है, अभी भी ऐसा सिस्टम है कि वो लोग दिया पहुंचाने आता है तो उसको अनाज दिया जाता है उसके बदले में, पैसे देने जरूरी नहीं होता है। तो इसमें देखो अब क्या होगा, अब अभी के जमाने में अब क्या हुआ, क्या क्या बदल गया। अब जो है लोग जो है आर्टिफिशियल तरीके से प्लास्टिक के दिए लाते हैं खरीद के दीपावली में, वो बिजली वाला दिया, तेल डाल के नहीं, मतलब बिजली का ही दिया तब बना रहता है, उसमें एक बल्ब लगा रहता है, उसको बिजली में लगाओ वो जलने लगेगा, वो चाइनीज है कंपनी। इसके साथ ही क्या होता है, पहले हम लोग घड़े में पानी रखते थे, और अब क्या है, वो प्लास्टिक का 20 लीटर वाला डिब्बा आता है, उसमें पानी रखते हैं। प्लास्टिक का जो है बर्तन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, खाने के लिए, यहाँ तक कि रोटी बनाने के लिए जो है अब लोहे के तवे का प्रयोग करते हैं, पहले क्या होता था, पहले मिट्टी के तवे का प्रयोग किया जाता था। तो अब इससे ये बताओ कि उन लोगों का काम जो था, वो लोगों का काम का असर, तो अब वो लोगों का उतना सामान बिकेगा ही नहीं, जब नहीं नहीं बिकेगा तो उसको फिर वो क्या करेगा, वो तो बेरोजगार होने लगा वो लोग, और जब बेरोजगार होगा तो फिर धीरे धीरे कोशिश करेगा कि वो लोग खेती में ही आ जाएं, कृषि में आ हाँ जाए, या फिर कहीं मजदूरी करने लगेगा।
तो कृषि में ही भी बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। फिर मजदूरी करना पड़ेगा उन लोगों को, और ज्यादा लोग मजदूरी करने भी चले जाएंगे तो उसको काम तो मिलेगा नहीं। ये समझ में आया कि औद्योगिकरण से क्या दिक्कत हुआ? हाँ अपने गांव के एग्जांपल से एकदम क्लियर। अब एक और एग्जांपल के लिए सोच लो ना, गांव में 2-3 गो दर्जी है जो कपड़े सीते हैं। उन लोगों का जीवन जो है इसी से चलता है कि वो लोग सबके कपड़े सीते हैं, उसको उससे पैसा मिलता है, फिर वो लोगों का जीवन चलता है। अब जमाना आ गया, मशीनी रूप से कपड़े सिलाने लगे, रेडीमेड। अब जो है कौन फुल पैंट पहनता है, जीन्स पहनते हैं सब लोग, ज्यादातर लोग। उन लोगों का काम क्या हो गया? काम हो गया ना, बेरोजगार हो काम। हाँ, तो वो लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए, और उसके वजह से अब क्या होगा, सरकारी नौकरी में प्रयास करेंगे, खेती में जाने का प्रयास करेंगे, मजदूरी करना पड़ेगा। ये सब दिक्कतें हैं इसका, औद्योगिकरण का। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ हाँ ये एग्जांपल था, एक छोटे से लेवल से एग्जांपल से जब समझोगे ना अपने गांव घर में, क्योंकि हम नाम तो नहीं बोल रहे हैं किसके बारे में, लेकिन तुम लोग समझ रहे होगा कि हम ये जो एग्जांपल दे रहे हैं वो किसके बारे में और किस जगह के बारे में दे रहे हैं। लाइब्रेरी जो तुम्हारे गाँव का जो पुस्तकालय है उसी के आसपास वाले एरिया का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, हाँ हम रहे हैं वहाँ पर तो हमको एक एक चीज वहाँ का पता है अच्छे से, तो हम जानते हैं कि क्या डिफरेंस है, इतना दिन में क्या अंतर आया वो भी हमको पता है अच्छे से, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये अपने लेवल का एग्जांपल है, वो तुम लोगों का डेली का चीज है, वो तुम लोग डेली देखता है इस चीज को, इसीलिए ऐसा एग्जांपल दिया। ठीक ना, क्लियर हो गया, समझ में आया ना अच्छे से? हाँ लाइव क्लास का ना फायदा यही होता है, देखो लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है वहां से देख लेंगे, लाइव क्लास का एक अलग ही फायदा होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट, इसमें जो है ना, ये 1 वे रोड नहीं होता, ये 2 वे रोड होता है। इधर से भी हम बोलेंगे, उधर से सवाल करोगे, इधर से जवाब देंगे। और लाइव अगर यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो हो जाए तो उसमें क्या है कि ठीक है, बस इधर से हम बक 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 कर रहे हैं, उधर से कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, कोई डाउट भी है तो क्या करेगा, ये दिक्कत होता है उसमें। इसलिए लाइव क्लास का एक अपना महत्व होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से हमने यह देखा कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। ठीक है, और जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देती। वास्तव में यह असंतोष विभिन्न समयों पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभर कर सामने आया। और जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ तब से लेकर 1857 ईस्वी के विद्रोह तक कई विद्रोह हुए। ऐसा नहीं है कि जब से कंपनी आया, कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया तो 1857 में पहला विद्रोह नहीं हुआ, उसके पहले बहुत सारे विद्रोह हुए। ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे सन्यासी रिवोल्ट एक है, बहुत फेमस है। किसानों का विद्रोह हो रहा था, और भी बहुत अलग अलग तरीके का विद्रोह हो रहा था। वो तुम लोगों में उतना ज्यादा है नहीं, तो इसलिए ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे किताब से। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद विद्रोह की बारंबारता, जिसमें नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह प्रमुख है, उसकी बारंबारता जो है बढ़ने लगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा विद्रोह और होने लगा। और 1857 ईस्वी के विद्रोह ने इस ओर सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए एक आवश्यक योजना क्या है। और भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके में शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। और ये लोग जो अब स्वतंत्रता की बात करने लगे 1857 के बाद, जो है बहुत ज्यादा स्वतंत्रता के लिए जो भावना जो और ज्यादा तेज होने लगा। ठीक है, और ये लोगों को इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य स्पष्ट रखना पड़ेगा और मजबूत संस्था बनाना होगा। परिपक्व नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व करने वाला मजबूत होना चाहिए, लड़ाई के तरीके का एकदम एक निश्चित रूप होना चाहिए, और सुनियोजित आंदोलन होना चाहिए, पूरी तरह से प्री प्लान तरीके से जो आंदोलन करना पड़ेगा। इस भावना का विकास होता है। ठीक है, नियोजित आंदोलन क्या होता है? एकदम पूरी तरह से प्लानिंग के साथ पहले से सारी चीजें फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोल देंगे कि आज हम ये पढ़ाने वाले हैं, कल इतना दूर तक पढ़ाएंगे, फिर परसों इतना, एकदम पूरा ये प्लानिंग है, सिस्टम के तरीके से, रूल के थ्रू। ठीक है, अब उसके बाद आता है सामाजिक कारण। राजनीतिक और आर्थिक कारण तो समझ में आ गया, अब उसके बाद है सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण में क्या होता है, राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण है। प्रजाति भेद मतलब यहाँ के लोगों में जो है वो कहते थे ना, काले लोग, गोरे लोग। गोरे वो इंग्लैंड के लोग, वो चूंकि इंग्लैंड में जो है ठंडा प्रदेश है तो वहाँ के लोग गोरे होते हैं, और भारत में जो है लोग जो है थोड़ा काले होते हैं, उससे यानी सांवले होते हैं।
इसीलिए वो क्या करते थे, भेद करते थे इसमें, कहते थे वो लोग है गोरे लोग और भारतीय जो है काले हैं, और गोरे लोगों को वो लोग क्या मानते थे, वो सुपीरियर है, मतलब ज्यादा बेहतर है, और काले लोग जो है बेहतर नहीं है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा मानना था उन लोगों का। ठीक है, अंग्रेज अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, भारतीयों को है की दृष्टि से देखते थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे, और यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, विदेशों में भी जो है भारतीयों के साथ कहा जाता था कि ये जो है मतलब काले हैं, इंफीरियर है, वो इसको ये जो है घृणा किया जाता था इससे। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में के भारतीय भी पर भी कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे, और दक्षिण अफ्रीका जो दूसरे कॉन्टिनेंट में एक देश है, वहां पर भी रहने वाले लोगों पर जो है कई प्रतिबंध लगाने जाने चाहिए। चूंकि देखो हम बताए थे कि एशिया और अफ्रीका दोनों पर जो है अंग्रेजों का और पूरे यूरोपियन का शासन था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अफ्रीका जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है और इंडिया जो है एशिया में आता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यानी महादेश में है, और जो है इंडिया जो है एशिया में है, यहाँ तक कि चाइना में भी उसका था। अभी पिछले चैप्टर में हम लोग तीसरा चैप्टर में देखेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद के बारे में, उसमें भी इस तरह का कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा था। ठीक है, और भारत में तो उसके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। भारत में तो उनके साथ मतलब रेलगाड़ी में जो अलग अलग तरीके का डिपार्टमेंट बना दिया गया, भाग बना दिया गया, जिसमें क्या होता था कि अंग्रेज जिस बोगी में और जिस बोगी में यात्रा कर रहे हैं उसमें भारतीय यात्रा नहीं कर सकते। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर, होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। ठीक है, और इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत होने लगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। वो वाला घटना सुना होगा कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन पर जा रहे थे, वो जो है मतलब अच्छे बोगी में एगो जाके उसका टिकट था, फिर भी वो बैठ गए, लेकिन उसको क्या हुआ, गांधी जी को जो है डरबन स्टेशन पे उसको उतार दिया गया था, ट्रेन से धक्का लगा, धकेल दिया गया था, नीचे फेंक दिया गया था। ठीक है, ये जो है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकारी जो भी सेवाएं होती थी, जो भी जॉब होता था, नौकरी होता था, उसमें भी अंग्रेज जो है भारतीयों को जो है जल्दी नहीं लेना चाहते थे, ज्यादातर अंग्रेजों को उसमें भर्ती करते थे बड़े बड़े पोस्ट पर, और भारतीयों को जो है छोटे मोटे काम करने दिया जाता था, साफ सफाई करने दिया जाता था। ठीक है, और सरकार द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों से भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया जाता था। ठीक, हाँ भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथ में था। ठीक है, और जिसको जो कि अभी एक तरह से कह सकते हो अभी का जो आईएएस ऑफिसर है ना, बिल्कुल उसी तरीके से उस समय भी ऐसा ही था। सैद्धांतिक रूप से इस सेवा के चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे। कानून ऐसा था कि सिविल सेवा जो है, सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस में भारतीय भी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या था, किंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था। क्यों? परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या था, भारतीय इसमें कैसे भाग नहीं ले पाते थे ज्यादा। इस परीक्षा का जो आयोजन होता था, परीक्षा जो मतलब करवाया जाता था, वो कहाँ पर, इंग्लैंड में करवाया जाता था। तो जब इंग्लैंड में करवाया जाएगा तो भारतीय जो वहां पर, हर कोई भारतीय तो इंग्लैंड जाने के सक्षम है नहीं। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें सम्मिलित होना कठिन था। यदि कोई भारतीय सफल हो भी गया तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करने, उसे जो पद से हटाने की सरकार द्वारा कोशिश की जाती थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये नाम याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। तब भारतीय शिक्षित वर्ग एवं मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद किया। ठीक, ये जो है प्रथम आईसीएस ऑफिसर थे वहां इंडिया के। अगर पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर कौन था, वो था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सामाजिक कारण, ये किताब तो बहुत कम दिया है, जहाँ तक हमको नॉलेज है इसका, तो अभी और चीज है इसमें जोड़ना चाहिए जो वो हम बता रहे हैं। जैसे कि देखो उसमें से कुछ हुआ था, अच्छा वो कोई नहीं, वो सामाजिक कारण को ना ये धार्मिक कारण अलग बना के इसमें वो इंक्लूड करेगा। ठीक है, इसी में वो आ जाएगा। चलो, विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। जो है धार्मिक आंदोलन या धर्म में सुधार करने के वजह से भी राष्ट्रवाद के भावना उत्पन्न होता है, जिसमें कि 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन शुरुआत की। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, 1800 ईस्वी के बाद। ठीक है,
जो है अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और आर्थिक धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। मतलब जो भी धर्म में समाज में जो भी कुरीतियां थी, मतलब जो भी गलत चीज लग रहा था उस समय के अनुसार, उसको जो है सुधारने का प्रयास किया जाने लगा। और इन महापुरुषों में सबसे पहला नाम कौन आता है? राजा राम मोहन राय। ये सब ये नाम याद रखना, राजा राम मोहन राय खास करके, ठीक है। देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला कहानी पढ़ा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कहानी तुम लोग बचपन में तुम लोग पढ़ा था कि नहीं? याद नहीं। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, और ये सब जो है बहुत महान महापुरुष थे जो कि धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन लाते थे, इसमें सुधार करने का प्रयास करते थे, ठीक है। ये भारतीय थे और इसमें से कुछ जो है इसके अलावा कुछ विदेशी भी थे, जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर याद है? वो तुम्हारे हिंदी के कहानी में एक कवि है ना, भारत से हम क्या सीखे, जो निबंध है उसका ये लेखक मैक्स मुलर, ये अंग्रेज थे, ठीक है। विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंस आदि जो यूरोपियन ने भी इसमें योगदान दिया, ठीक है। विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भारत का जो धर्म ग्रंथ था पुराने समय से, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। इससे भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई, ठीक है। और मतलब यहाँ के लोगों को लगा कि हमारा धर्म जो है सच में बहुत महान है, क्योंकि ये विदेशी लोग भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिए, ठीक है। इन सुधारकों ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखो भारत में जो आंदोलन हो रहा था, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय ही भाग ले रहे थे, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन और अंग्रेज भी थे जिसका योगदान बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब इसमें भारत के आंदोलन में, जिसमें कि तुम्हारा सबसे फेमस नाम आ जाएगा एनी बेसेंट हो गया, नाम सुना होगा, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम अभी जस्ट आगे उसके बारे में आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम थे जो विदेशी थे, लेकिन वो भारत के आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। इसमें जो है धार्मिक सुधार आंदोलन इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो राजा राम मोहन राय जो है कौन सा वो इसमें स्थापना, वो जो है सती प्रथा का अंत करते हैं राजा राम मोहन राय, इनके वजह से ही होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो बाल विवाह वगैरह ये सब चीज का जो है अंत होता है इन सब की वजह से। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। और फिर उसके बाद क्या होता है, सन 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, ठीक है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन होता है, और उसका जो गठन करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? मतलब ये जो कांग्रेस बना, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका जो है देखो उसको बनाने वाला एक सबसे फेमस नाम है, उसका नाम है ए.ओ. ह्यूम, डॉक्टर ए, मतलब जो ए.ओ. ह्यूम उसका नाम है, ठीक है। वो ए.ओ. ह्यूम जो यूरोपियन थे, मतलब भारत के वो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस की स्थापना में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रवाद के उदय की परिमिति थी यह जो है, मतलब 1885 में जब आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो ये राष्ट्रवाद के जो है बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम था ये। प्रारंभ में यह संगठन सिर्फ सुधारों की मांग करता रहा। जो शुरुआती दौर में ये क्या हुआ, वो सरकार से सुधार करने की मांग करता था, वहाँ के लोगों को जो सही सुविधाएं प्रदान करने की मांग करता था। और उसी वजह से फिर क्या होता है, फिर उसके बाद कांग्रेस में जो है दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। जो है उसके बाद फिर 1914 ईस्वी तक अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया, मतलब उत्तेजित कर दिया। और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, बाल पाल और लाल बाल पाल, ये तीन गो नाम है। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीनों के नेतृत्व में क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक। और तभी 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेज सरकार ने भारत को एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया। और उसने क्या किया कि भारत को भी बोल दिया कि ये भी जो है युद्ध में सम्मिलित हो रहा है। अंग्रेज जो है भारतीय सेना का, भारत के लोगों का युद्ध में जो उपयोग करने लगा, ठीक है। क्या हो गया? नेक्स्ट डे। ठीक है।